अप्रैल 2026 का महीना अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा का कैंपस अपनी रोजमर्रा की चहल पहल से भरा हुआ था। टैंपा बे एरिया की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से आए हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आए थे। हार्वर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज पर और सेंट पीटर्सबर्ग के शांत जलमार्ग के पास मैनग्रोव्स में हैवी डर्टी ब्लैक प्लास्टिक ट्रैश बैग तैरते हुए मिले। जब लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने इन बैग्स को खोला तो अंदर का नज़ारा इतना खौफनाक था कि तजर्बेकार डिटेक्टिव्स की भी रूह कांप गई। अंदर मौजूद ह्यूमन रेमेन्स को कई बार चाकू से गोदा गया था और उन्हें जानवरों की तरह बांधा गया था। इनकी पहचान बांग्लादेश से आए दो बेहद ही होनहार और होशियार पीएचडी स्टूडेंट्स के तौर पर हुई, जिनमें से एक का नाम था नहीदा सुल्ताना ब्रिस्टी और दूसरे का नाम था जैमिल अहमद लेमन। ये दोनों न सिर्फ अपनी एकेडमिक फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ खूबसूरत भविष्य और शादी के सपने देख रहे थे। लेकिन किसे पता था कि 7 समुंदर पार अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ लिए इन दोनों स्टूडेंट्स की जिंदगी का अंत इतना खौफनाक और दर्दनाक तरीके से होगा। आखिर कौन थे ये दोनों? क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से इनका कत्ल किया? पूरी कहानी जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहें। नहीदा सुल्ताना ब्रिस्टी, जिसकी उम्र थी 27 साल। नहीदा सुल्ताना ब्रिस्टी मूल रूप से बांग्लादेश के मदारीपुर जिले से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनका परिवार पिछले 20 सालों से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर 11 इलाके में रह रहा था। उनके पिता जहीर उद्दीन अकोन अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसे प्यार से माँ कहकर बुलाते थे। परिवार के अनुसार नहीदा बचपन से ही स्टडी में बेहद अच्छी थी। उन्होंने अपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट दोनों बोर्ड एग्जाम में गोल्डन A+ हासिल किया था, जो बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम में सबसे उच्च श्रेणी का परिणाम माना जाता है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मीरपुर के नेहर एकेडमी हाई स्कूल और शहीद बीर उत्तम लेफ्टिनेंट एनवर गर्ल्स कॉलेज से पूरी की थी। इसके बाद नहीदा ने नोएखली साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अमेरिका आने से ठीक पहले वह प्रतिष्ठित बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रही थी। अपनी इसी एकेडमिक एक्सीलेंस के दम पर नहीदा को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में केमिकल इंजीनियरिंग में PhD करने के लिए फुल स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। वे अपने सपनों को उड़ान देने के लिए 12 अगस्त 2025 को ढाका से अमेरिका के लिए रवाना हुई। अब बात करते हैं जैमिल अहमद लेमन की। उसकी उम्र भी 27 साल की थी। जैमिल अहमद लेमन भी बांग्लादेश के रहने वाले थे और वे नहीदा से 1 साल पहले फॉल 2024 में USF में दाखिला लेकर टैंपा फ्लोरिडा में आए थे। जैमिल जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉलिसी में अपनी डॉक्टरल डिग्री परस्यू कर रहे थे। जैमिल और नहीदा दोनों के अंदर ही बहुत सी समानताएं थी। सिर्फ स्टडी ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी था। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके एक रिलेटिव के मुताबिक वे भविष्य में शादी करना चाहते थे, लेकिन 16 अप्रैल 2026 को सब कुछ बदल गया। 16 अप्रैल 2026 को जैमिल लेमन और नहीदा ब्रिस्टी दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जैमिल को सुबह 9 बजे उसी के ऑफ कैंपस अपार्टमेंट में देखा गया था, जबकि नहीदा को दोपहर 12 बजे USF कैंपस के सर्विलेंस वीडियो में देखा गया था। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों का किसी से संपर्क नहीं हुआ। जब उनके फ़ोन लगातार अनरीचेबल आने लगे और वह अपनी यूनिवर्सिटी लैब में भी नहीं पहुंचे, तो उनके दोस्तों और परिवार वालों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। अगले दिन 17 अप्रैल 2026 की शाम लगभग 4:50 पर उनके एक फैमिली फ्रेंड ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया और नहीदा ब्रिस्टी की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर जैमिल लेमन के लापता होने की रिपोर्ट हिल्सब्रो काउंटी शेरिफ्स ऑफिस में दर्ज हुई। 24 अप्रैल 2026 को 6:15 पर इन रिपोर्ट्स के दर्ज होते ही अथॉरिटीज एक्शन में आ गई। दोनों स्टूडेंट का डाटा तुरंत FCIC NCIC में मिसिंग पर्सन डाटाबेस में दर्ज किया गया।
शुरुआती दौर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला मान रही थी। पुलिस को लगा कि शायद दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहीं बाहर घूमने गए होंगे और उनका फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी। इस मामले में एक भयानक और दिल दहला देने वाला मोड़ तब आया जब 24 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 6:15 पर पेनलेस काउंटी डिप्टीज को एक इमरजेंसी कॉल मिली। टाम्पा बे के ऊपर बने मशहूर हॉवर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज के नॉर्थ बाउंड लेन्स के किनारे किसी ने एक बेहद ही सुगंधित ब्लैक हैवी डर्टी ट्रैश बैग को देखा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ब्रिज के कई लेन्स को ट्रैफिक के लिए घंटों तक बंद कर दिया गया। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस ट्रैश बैग को खोला तो उसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी मौजूद थी जिसे बुरी तरह से बांधा गया था और जिस पर कई गहरे जख्म थे। कुछ ही समय बाद फिंगरप्रिंट्स और शुरुआती फोरेंसिक एनालाइज के जरिए इस बात की पुष्टि हो गई कि ये रिमेन्स 27 साल के मिसिंग यूएसएफ डॉक्टरल स्टूडेंट जैमिल लेमन के हैं। 26 अप्रैल 2026 जैमिल की डेड बॉडी मिलने के बाद हिल्सब्रो काउंटी शेरिफ ऑफिस के मैरीन और डाइव टीम्स ने तुरंत एक्शन लिया। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि अगर जैमिल का हाल ये हुआ है तो नहीदा की जान भी खतरे में होगी। डाइव टीम्स ने हॉवर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज के आसपास के पानी में बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 अप्रैल 2026 को एक काइकर का फिशिंग लाइन मैनग्रोव्स के पास एक गार्बेज बैग में फंस गया। जब लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिस ने वहां पहुंचकर उस बैग की जांच की तो उसमें एक फीमेल ह्यूमन रिमेन्स मिले। ये रिमेन्स पानी में रहने के कारण बुरी तरह से गल सड़ चुके थे। बाद में डीएनए टेस्टिंग, डेंटल रिकॉर्ड्स और उनके लापता होने के दिन पहने गए कपड़ों के जरिए उनकी पहचान की गई और ये रिमेन्स नहीदा ब्रिस्टी के ही हैं। इसी तरह एक मिसिंग पर्सन्स केस की फाइल 2 अलग अलग काउंटीज की पुलिस फोर्स की जांच के बाद एक डबल मर्डर केस में तब्दील हो गया। क्योंकि जैमिल को आखिरी बार अपने ही अपार्टमेंट में देखा गया तो इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। इसीलिए डिटेक्टिव्स रूटीन प्रोसीजर्स के तहत अपार्टमेंट में पूछताछ करने गए थे। वहीं से उन्हें हिशाम के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि वह जैमिल का रूममेट है। ये रूममेट कनेक्शन ही इन्वेस्टिगेशन का वो स्टार्टिंग पॉइंट बना जिसने पुलिस को सीधे कातिल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब डिटेक्टिव्स जैमिल और नहीदा की गुमशुदगी के बारे में पहली बार हिशाम से बात करने गए तो उन्होंने तुरंत नोटिस किया कि हिशाम के हाथ की छोटी उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उससे जैमिल के बारे में पूछा गया तो उसने पूरी तरह से अनजान होने का नाटक किया और जैमिल के गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। शुरुआती पूछताछ के दौरान हिशाम का रवैया बेहद ही अजीब था। पहले तो उसने पुलिस से बात की, लेकिन जैसे जैसे डिटेक्टिव्स के सवाल गहरे होने लगे उसने अचानक से इंटरव्यू को खत्म कर दिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये असहयोगी बिहेवियर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर की मदद से जब इन्वेस्टिगेटर्स अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वहां मौजूद तीसरे रूममेट ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि 16 अप्रैल की रात को उसने हिशाम को अपार्टमेंट की शेयर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हुए देखा। हिशाम रात के अंधेरे में अपने कमरे से भारी कार्डबोर्ड बॉक्स निकालकर ट्रैश कंपैक्टर की तरफ ले जा रहा था। आधी रात को कचरे में बड़े डिब्बे डालने की ये असामान्य गतिविधि पुलिस के शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी। रूममेट के इस बयान के तुरंत बाद पुलिस ने ट्रैश कॉम्पैक्टर की तलाशी ली तो वहां से जैमिल लेमन का वॉलेट, आईडी, क्रेडिट कार्ड और खून से सने हुए कपड़े बरामद हुए। ये साफ हो चुका था कि जैमिल कहीं गया नहीं था, बल्कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था और इसके पीछे हिशाम का हाथ था। इस पूरे हत्याकांड का मुख्य क्राइम सीन जैमिल लेमन और हिशाम का साझा ऑफ कैंपस अपार्टमेंट था जो एविलोन हिल्स बुलेवर्ड पर स्थित था। जब पुलिस डिटेक्टिव्स कोर्ट से सर्च वारंट लेकर इस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो पहली नज़र से सब कुछ सामान्य और साफ सुथरा लग रहा था। सस्पेक्ट ने मर्डर के बाद क्राइम सीन को बेहद बारीकी से साफ करने की कोशिश की थी।
लेकिन मॉडर्न फोरेंसिक साइंस के आगे उसकी चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं चली। फोरेंसिक टीम ने अपार्टमेंट के अंदर एक विशेष इन्हेंसमेंट एजेंट का इस्तेमाल किया। इस केमिकल टेस्ट के नतीजे बेहद ही खौफनाक और चौंका देने वाले थे। डिटेक्टिव्स को अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार से लेकर किचन तक खून के बड़े बड़े धब्बे और निशान मिले। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के एनालाइज के अनुसार जमीन पर खून का इतना बड़ा जमाव था कि उसे अ ब्लड पूल द साइज ऑफ ह्यूमन बॉडी का नाम दिया गया। पुलिस ने सस्पेक्ट हिशाम की गाड़ी और जैमिल के सेल फोन की ट्रैकिंग शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स ने सेल फोन लोकेशन डाटा और लाइसेंस प्लेट रीडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लाइसेंस प्लेट रीडर का मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स और हाईवेज पर लगे ऊंचे क्षमता वाले कैमरेज होते हैं जो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करते हैं। इन डिजिटल टूल्स की मदद से डिटेक्टिव्स ने सस्पेक्ट की गाड़ी मूवमेंट्स को रिट्रेस करना शुरू किया, जिससे ये साबित हो गया कि मर्डर वाली रात हिशाम की गाड़ी सीधे हॉवर्ड फ्रैंकलैंड ब्रिज की तरफ गई थी, ठीक उसी जगह जहां से बाद में जैमिल लेमन की डेड बॉडी बरामद हुई। लेकिन जब पुलिस ने सस्पेक्ट की हिस्ट्री सर्च की तो उनके सामने एक बहुत ही शॉकिंग बात आई। कोर्ट रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि गायब होने से कुछ दिन पहले हिशाम ने ओपन एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। उसने चैटबॉट से साफ तौर पर पूछा था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि सस्पेक्ट ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि क्या चाकू खोपड़ी को भेद सकता है, क्या पड़ोसी गोली की आवाज़ सुन सकते हैं। ये सर्च किए गए क्वेश्चंस इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। पेनेल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिसर्स और हिल्सब्रो काउंटी मेडिकल एग्जामिनर्स ने विक्टिम की रिमेन्स की डिटेल्ड ऑटोप्सी और फोरेंसिक जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। मेडिकल एग्जामिनर ने पाया कि जैमिल के शरीर पर अनगिनत गहरे कट और चाकू के निशान मौजूद थे। सबसे ज़्यादा वार उसकी पीठ के नीचे के हिस्से पर किए गए थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह भी नोट किया कि मौत से पहले जैमिल की बॉडी को बुरी तरह से बांधा गया था। नहीदा ब्रिस्टी की बॉडी के हालात और भी ज़्यादा खराब थे क्योंकि उसकी बॉडी को पानी में फेंका गया था। इस वजह से नहीदा के ह्यूमन रिमेन्स बुरी तरह से गल सड़ चुके थे। उनकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन सामान्य तरीके से संभव नहीं थी। इसीलिए हिल्सब्रो काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने नहीदा की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए एनालाइज, डेंटल रिकॉर्ड्स और उन कपड़ों का सहारा लिया जो उन्होंने 16 अप्रैल को अपने गायब होने से ठीक पहले पहने हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैमिल लेमन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा कैंपस के बाहर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। इस अपार्टमेंट को जैमिल ने 26 साल के हिसाम के साथ और एक तीसरे रूममेट के साथ शेयर किया हुआ था। हिसाम कोई अनजान बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह यूएस में पैदा हुआ था, अमेरिकन सिटीजन था। हिशाम का भी यूएसएफ से पुराना नाता था। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने स्प्रिंग 2021 से स्प्रिंग 2023 तक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में एक स्टूडेंट के रूप में दाखिला लिया हुआ था। यहाँ वे बैचलर ऑफ साइंस मैनेजमेंट की डिग्री परस्यू कर रहा था। हालांकि जिस समय ये मर्डर हुआ उस समय हिशाम यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं था और उसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट के रूप में क्लासिफाई किया गया था। 26 साल का हिशाम भले ही एक यूएस सिटीजन था, लेकिन यूएसएफ से ड्रॉप आउट होने के बाद उसकी ज़िंदगी हिंसा और मानसिक अस्थिरता के गहरे घृत में गिरती चली गई। कोर्ट रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स और फैमिली स्टेटमेंट से ये साफ पता चलता है कि हिशाम और उसके परिवार के बीच के रिश्ते 2023 से बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके थे। उसके परिवार ने कई बार पुलिस को हिशाम के और हिंसक व्यवहार के बारे में चेतावनी दी थी। सबसे बड़ी घटना 9 मई 2023 को हुई, जब हिशाम के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज हुआ। CNN द्वारा प्राप्त पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन हिशाम का अपने बड़े भाई के साथ किसी बात पर भयंकर झगड़ा हुआ। हिशाम का व्यवहार इतना हिंसक था कि भाई ने डर के मारे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इससे भड़ककर हिशाम ने अपने भाई के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जब बीच बचाव करने के लिए हिशाम की मां वहां आई तो उसने अपनी सगी मां की पीठ पर जोर से लात मारी,
जिससे वो नीचे गिर गई। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। उसने ऑफिसर से अजीबोगरीब बातें कही। मैं मेरी का बेटा हूँ और मैंने अपने भाई को बताया कि मैं उसका भगवान हूँ। उसने ये भी दावा किया कि यह धरती पर मेरा पहला जीवन है। हिशाम के इस भयानक मानसिक संतुलन को देखते हुए पुलिस ने उसे मिसडीमेनर बैटरी चार्ज के तहत अरेस्ट किया और उसे फ्लोरिडा के बेकर एक्ट के तहत जेल भेज दिया। उस वक्त हिशाम के परिवार वालों ने इसके खिलाफ मुकदमा चलाने की बजाय अदालत से ये गुहार लगाई कि उसे नशे से मुक्ति का इलाज दिलवाया जाए, लेकिन हालात सुधरे नहीं। 2023 और 2025 में हिशाम के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के मामले दर्ज हुए और उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी कोर्ट से पास करवाई। ये पूरा बैकग्राउंड इस बात का सबूत है कि हिशाम टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था, जिसकी मानसिक अस्थिरता को समय रहते काबू नहीं किया गया और अंत में परिणाम 2 बेकसूर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की दर्दनाक हत्या के रूप में सामने आया। हिशाम की गिरफ्तारी कोई सामान्य पुलिस प्रक्रिया नहीं थी, ये एक हाई वोल्टेज टैक्टिकल ऑपरेशन बन चुका था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पुलिस उसे शुरुआती तौर पर डबल मर्डर के लिए पकड़ने के लिए नहीं गई थी, बल्कि ये गिरफ्तारी एक पूरी तरह से असंबंधित डोमेस्टिक वायलेंस कॉल का नतीजा थी। 24 अप्रैल 2026 की सुबह एक तरफ पैनल्स काउंटी डिप्टीज हॉवर्ड फ्रैंकलैंड ब्रिज पर जैमिल लेमन की डेड बॉडी बरामद कर रहे थे। ठीक उसी समय सुबह लगभग 9 बजे हिल्सब्रो काउंटी शेरिफ्स ऑफिस को यूएसएफ कंपस के ठीक नॉर्थ में स्थित लेक फॉरेस्ट नेबरहुड से एक इमरजेंसी डोमेस्टिक वायलेंस कॉल मिली। ये कॉल ब्रूस बी डाउन्स लेक फॉरेस्ट ड्राइव के पास स्थित हिशाम के पारिवारिक घर से की गई थी। जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर के अंदर की स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण थी। उन्होंने हिशाम के परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकाला ताकि उन्हें कोई शारीरिक नुकसान न पहुंचे। परिवार के सुरक्षित होने के बाद पुलिस ने हिशाम को घर से बाहर आने का आदेश दिया, लेकिन हिशाम ने पुलिस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को ये पता था कि हिशाम यूएसएफ मिसिंग स्टूडेंट्स केस में एक प्राइम सस्पेक्ट है और उसकी हिस्ट्री बेहद ही हिंसक रही है। इसीलिए उन्होंने कोई भी रिस्क लेना सही नहीं समझा। तुरंत एक स्पेशल टैक्टिकल टीम को मौके पर बुलाया गया। ये टीम हथियारों के साथ वहां पहुंची। सिचुएशन को बिना किसी खून खराबे के कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें घर के आसपास एक ड्रोन और एक रोबोट को डिप्लॉय किया गया ताकि अंदर की हरकतों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स क्राइसिस नेगोटिएटर्स ने हिशाम से बात करनी शुरू की और उसे शांति से सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश की। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस भारी गतिरोध के बाद सुबह करीब 10:36 पर हिशाम ने आखिरकार अपने हाथ ऊपर उठाए और घर से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसका हुलिया देखकर सभी ऑफिसर्स दंग रह गए। उसने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, बल्कि वह केवल एक नीला तौलिया लपेटा हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया। शेरिफ चैड क्रोनिस्टर के मुताबिक जब पुलिस हेडक्वार्टर्स में हिशाम को पूछताछ के लिए बिठाया गया तो डिटेक्टिव्स ने उसके सामने किलिंग्स की डिटेल, फोरेंसिक सबूत रखे तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शेरिफ ने उसके व्यवहार को बयान करते हुए कहा, वह बिल्कुल प्रतिक्रियाहीन था, वह बेहद ही कठोर था और उसने कोई भी भावना या अफसोस नहीं दिखाया। मई 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार ये हाई प्रोफाइल केस अमेरिका के जुडिकल सिस्टम में ट्रायल स्टेज से गुजर रहा है। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद 28 अप्रैल 2026 की सुबह हिशाम को टेम्पा कोर्ट रूम में हिल्सब्रो काउंटी जज लुगेन मर्फी के समक्ष पेश किया गया। ये एक ब्रीफ हायरिंग थी जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और हिशाम व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था। मामले के दौरान सस्पेक्ट के भागने या गवाहों को डराने के जोखिम को देखते हुए जज ने एक बेहद ही सख्त फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि हिशाम को बिना किसी जमानत के जेल में रखा जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये था कि हिशाम किसी भी तरह जमानत पर बाहर नहीं आ सकता था
और उसे सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त जज ने हिशाम के खिलाफ एक कड़ा संपर्क न करने का आदेश भी जारी किया। इस आदेश के तहत हिशाम को इस केस से जुड़े किसी भी विटनेस, रिलेटिव से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हिशाम के परिवार वालों, विशेषकर एक रिश्तेदार ने कोर्ट में एक विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट जमा किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बर्बादी कैसे शुरू हुई। रिश्तेदार ने लिखा, हिशाम एक बहुत ही शांत, मददगार और परिवार का सहारा बनने वाला बड़ा बेटा था, जब तक उसने कैनबिस का नशा शुरू नहीं किया, खासकर मेडिकल मैरिजुआना का नशा शुरू नहीं किया था। परिवार का दृढ़ता से मानना था कि मैरिजुआना के लगातार और अत्यधिक सेवन ने उसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया और उसके अंदर गुस्से की समस्या पैदा कर दी। ये मामला अभी भी प्री ट्रायल मोशन से गुजर रहा था और आने वाले महीनों में कोर्ट में इस पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी। यूएसएफ कैंपस में इन दिनों मेधावी छात्रों की याद में 1 मई 2026 की दोपहर को मार्शल स्टूडेंट सेंटर के नॉर्थ में स्थित क्रीसेंट हिल पर एक विशाल शोक सभा रखी गई। ये कहानी थी उन 2 स्टूडेंट्स की जो अपने परिवार का सहारा थे, जो अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन एक व्यक्ति की मानसिक बीमारी के कारण उनकी जिंदगी खत्म हो गई। जैमिल और नहीदा की जिंदगी की तरह ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ।